कंपनी को पूछा गया कि भाई आप कहां से व्यापार शुरू करेंगे या लूटमार शुरू करेंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा सूरत शहर से करेंगे। सूरत ही क्यों? भारत में तो ऐसे 600 से ज्यादा शहर थे। आगरा था, अलीगढ़ था, बरेली था, दिल्ली था, शाहजहांपुर था, सहारनपुर था, रुड़की था, हरिद्वार था, ऐसे 600 से ज्यादा शहर थे। सूरत ही क्यों? कारण यह था कि उस जमाने में सूरत भारत का सबसे बड़ा पैसे वाला शहर था। आज मैं आपसे यह पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर कौन सा, तो क्या कहेंगे आप? मुंबई कहेंगे ना। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल भारत में मुंबई है। सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा टैक्स जहां इकट्ठा होता वो मुंबई है। 1618 में मुंबई जैसा शहर होता था सूरत। सूरत में सबसे ज्यादा पैसा था उस जमाने में, बहुत पैसा था। सूरत में रहने वाले लोगों के पास कितना पैसा था उसके बारे में एक आपको कहानी सुनाता हूं। एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में आया, उसका नाम था बर्नियर। वो सूरत में घूमा और 17 साल रहा। तो उसने वर्णन लिखा सूरत के बारे में। तो वो कहता है कि मैं सूरत के किसी भी घर में गया तो हर एक घर में मैंने सोने के सिक्कों का ऐसा ढेर देखा जैसे गेहूं और चने का ढेर लगा रहता है। हर एक घर में सोने के सिक्कों का ऐसा ढेर देखा जैसे घरों में गेहूं और चने का ढेर होता है। और बर्नियर अपनी डायरी में लिखता है कि सूरत के लोग इतने मालदार हैं, इतने पैसे वाले हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी संपत्ति है। वो अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने बहुत लोगों के घरों में पूछा कि आपके पास कितने सोने के सिक्के हैं, तो हर एक ने मुझे जवाब दिया मालूम नहीं कितने सोने के सिक्के हैं, क्योंकि गिने नहीं है। और फिर वो बर्नियर कहता है यहां के लोग तो बोलते हैं कि ये सोने के सिक्कों को तराजू में तौल के रखते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, गिनने की फुर्सत नहीं है किसी के पास, इतने सोने के सिक्के घर घर में हैं। फिर वो अपनी डायरी में लिखता है कि अगर सूरत शहर को ही लूटना पड़े तो इसी एक शहर को लूटने में कम से कम 1000 साल लग जाएंगे, इतनी संपत्ति इस शहर में है। सूरत बहुत पैसे वाला शहर था। आप पूछेंगे भाई सूरत में पैसा कहां से आया, इतने सोने के सिक्के कहां से आए? सोने का सिक्का इस देश में सोना पैदा नहीं होता, आपको मालूम है? इस देश में सोने का उत्पादन ज्यादा नहीं होता। सोने की एक ही खदान है इस देश में, वो भी कर्नाटक में है, कोलार में एक ही खदान है, बाकी तो दूसरी है ही नहीं पूरे देश में। तो जिस देश में सोने की एक ही खदान हो वहां लोगों के घर घर में सोने का ढेर लगा हो, ये कहां से आया? सूरत उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। जैसे आज मुंबई है ना व्यापार का केंद्र, वैसे सूरत था। भारत का सारा माल विदेशों में बिकने के लिए सूरत से ही जाता था, क्योंकि सूरत में बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। तो भर भर के पानी के जहाज भारत का माल सूरत से बाहर जाता था विदेशों में। और हमारा माल दुनिया के जिस देश में भी जाता था बिकने के लिए, वहां हम अपना माल बेचते थे और बदले में सोना आता था हमारे देश में। कारण क्या था? 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में व्यापार में जो माध्यम था ना एक्सचेंज का, वो सोना था। जैसे आज व्यापार में माध्यम है रुपया। आप कोई चीज खरीदते हैं रुपए से, कोई चीज बेचते हैं रुपए में। 16वीं और 17वीं शताब्दी में कोई चीज खरीदी जाती थी सोने में और कोई चीज बेची जाती थी सोने में। तो भारत से तरह तरह की चीजें बिकने के लिए जाती थी। उसमें सबसे ज्यादा बिकने के लिए जाता था कपड़ा भारत का, क्योंकि भारत में कपड़ा सबसे अच्छी क्वालिटी का बनता था 17वीं शताब्दी में। आपको मालूम है भारत के कपड़े की कहानी? यहां पे ढाका की मलमल बनती थी। मलमल नाम सुना है? मलमल एक खास तरह का कपड़ा होता है। ढाका एक शहर था इस देश में जो बांग्लादेश का अभी हिस्सा हो गया, पहले वो भारत में था। तो ढाका की मलमल बनती थी और 15 मीटर लंबा मलमल के कपड़े का थान तह करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो माचिस की एक डिब्बी में आ जाता था। इतनी बारीक बुनाई होती थी मलमल की।
ढाका में मलमल बनती थी, सूरत में मलमल बनती थी, मालवा में मलमल बनती थी। आप में से कुछ कार्यकर्ता आए हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक इलाका जिसको मालवा कहते हैं, इंदौर है, उज्जैन है, रतलाम है, तो मालवा में जबरदस्त किस्म का कपड़ा बनता था। भारत में ऐसे 350 से ज्यादा बड़े शहर थे जहां कपड़ा बनाने के बड़े बड़े केंद्र चलते थे। बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनता था। दुनिया में कोई इतना अच्छा कपड़ा बना नहीं पाता था जो भारत में बनता था। आप पूछेंगे भारत के कपड़े में ऐसी क्या खासियत थी? कपड़े में खासियत यह थी कि भारत में कपास बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था। कपड़ा बनता है कपास से। कपास हिंदुस्तान में सभी राज्यों में होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, एक भी राज्य ऐसा नहीं भारत में जहां कपास नहीं होता। तो अच्छी क्वालिटी का कपास पैदा होगा तो अच्छा कपड़ा बनेगा। तो बहुत अच्छा कपड़ा भारत में बनता था और वो कपड़ा दुनिया के सब देशों में बिकने के लिए जाता था। उसको बेचने के लिए पानी के जहाज लगते थे, उस समय हवाई जहाज नहीं चलते थे, तो सारे पानी के जहाज सूरत से कपड़ा भरकर विदेशों में जाया करते थे और उधर से सोना लेके आया करते थे। आपको इतिहास की ये जानकारी दूं तो आपको गर्व होगा। भारत का कपड़ा जब पेरिस में बिकता था, लंदन में बिकता था, न्यूयॉर्क में बिकता था, वॉशिंगटन में बिकता था, अमेरिका के, कनाडा के आसपास के यूरोप के देशों में बिकता था, तो तराजू में रखा जाता था भारत का कपड़ा। तो जितने वजन का भारत का कपड़ा होता था उतने ही वजन का सोना हमें मिलता था। अगर मान लीजिए हमने एक कपड़े का थान बेचा और वो 1 किलो का है तो 1 किलो सोना हमें मिलता था। हमारे कपड़े की इतनी जबरदस्त क्वालिटी थी। सारी दुनिया के लोग हमारा कपड़ा पहनते थे। आपको सुन के ताज्जुब होगा, रोमन साम्राज्य में 3000 साल जितने राजा हुए, जितनी रानियां हुई, सब भारत का कपड़ा पहनकर ही जिंदा रहते थे। 3000 साल रोमन साम्राज्य में। और जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, यूरोप और अमेरिका और ये कनाडा जैसे देश उभर आए, तो फिर इनके यहां भारत का कपड़ा बिकने लगा। तो हमारा कपड़ा बहुत जबरदस्त बिकता था, उसके बदले में हमको सोना मिलता था। कपड़े जैसी ही एक दूसरी चीज अपनी बहुत बिकती थी दुनिया के देशों में, और वो थी भारत का लोहा, स्टील। हमारे भारत में कच्चे लोहे की बड़ी खदानें हैं। आप जानते हैं कच्चा लोहा इस देश में बहुत होता है। उड़ीसा में भरपूर मात्रा में है, झारखंड में भरपूर मात्रा में है, कर्नाटक में भरपूर मात्रा में है, महाराष्ट्र में भरपूर मात्रा में है। भारत के 12 राज्यों में कच्चा लोहा बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो लोहे की खदानें बहुत हैं, हजारों साल से कच्चा लोहा निकल रहा है, और जिस देश में कच्चा लोहा निकलेगा वहीं पर स्टील बन सकता है। स्टील बनाने के लिए कच्चा लोहा चाहिए, तो भारत में कच्चा लोहा होता था, हम उसका स्टील बनाते थे। और 17वीं शताब्दी में 20,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां थी जो स्टील बनाती थी इस देश में, और इस क्वालिटी का स्टील बनाते थे इस देश में जिसमें कभी जंग नहीं लगता था। आज 21वीं शताब्दी में सारी हाईफाई टेक्नोलॉजी के बाद जो स्टील बनता है उसमें जंग लग जाता है। आपको मालूम है, भारत के स्टील में जंग नहीं लगता था। और अगर आप उसका प्रमाण देखना चाहें तो दिल्ली के पास मेहरौली नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। उसमें जंग का एक निशान नहीं है, और सैकड़ों साल से वो पानी में, बारिश में, धूल में, आंधी में, धक्कड़ में खड़ा हुआ है। एक रंच मात्र उस पर कहीं जंग नहीं आया। इस क्वालिटी का स्टील इस देश में 3000 साल से बनता था, और वो स्टील हम दूसरों को बेचते थे। और आपको सुन के हैरानी होगी, स्टील बेचकर भी हम सोना ही कमाते थे। लोहा बेचकर हम सोना कमाते थे। लोहा बेचा और सोना लाया हमने, कपड़ा बेचा और सोना लाया। इसी तरह से भारत की एक चीज बिकने के लिए जाती थी दुनिया के बाजार में, वो थी ईंट। ईंट समझते हैं, घर बनाने वाली। सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ईंट भारत में ही बनती है, पतली सी एकदम, जिसकी उम्र 1000 साल तक है। आपने पुराने किले देखे हैं, शिवाजी महाराज के किले महाराष्ट्र में जाके देखिए, राणा प्रताप का किला आप देखिए, राजस्थान में जाके देखिए, चित्तौड़गढ़ में जितने पुराने किले हैं उसमें पतली पतली ईंट लगी हुई है ना, हजारों साल उसकी उम्र होती है। मोटी ईंट जल्दी टूटती है, पतली ईंट टूटती नहीं है जल्दी।
तो वो पतली ईंट हम बनाते थे। दुनिया के बहुत सारे देश हमसे ईंट खरीद के ले जाते थे। ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए हमारे यहां चूना बनता था, चूना, और वो चूना दुनिया के देशों में हम बेचते थे। तो हमारी ईंट बेचते थे तो भी हमको सोना चांदी ही मिलता था, चूना बेचते थे तो भी सोना चांदी ही मिलता था, कपड़ा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता था, लोहा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता था। भारत से मसाले जाते थे बिकने के लिए, वो तो आप सभी ने पढ़ा होगा। 36 तरह के मसाले जाते थे, काली मिर्च जाती थी, अजवाइन बिकने के लिए जाती थी, इलायची बिकती थी, बड़ी इलायची बिकती थी, छोटी इलायची बिकती थी, तेजपात बिकता था। हमारे देश के 36 तरह के मसाले दुनिया भर में बिकते थे, और उसके बदले में भी हमको सोना चांदी हीरे जवाहराती मिलते थे। और 3000 साल भारत ये सारी चीजें दुनिया के देशों को बेचता था, और जिस शहर से ये चीजें बिकने के लिए जाती थी उस शहर का नाम था सूरत। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां आता था? सूरत में। इसलिए सूरत के एक एक घर के व्यापारी के पास ढेरों ढेरों, सैकड़ों सैकड़ों कुंटल सोना होता था। ये अंग्रेजों ने दस्तावेजों में लिखा है, जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो सूरत इतना पैसे वाला शहर था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर से कहा कि हमको सूरत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। अब आप ध्यान देना, जहां भी मैं बोलूंगा व्यापार, वहां आप सोच लेना लूट मार, क्योंकि उनके लिए ट्रेड का मतलब था लूट मार, हमारे लिए ट्रेड का मतलब था व्यापार। तो उन्होंने लूट मार का लाइसेंस ले लिया। जहांगीर भोला भोला सीधा साधा उसने लाइसेंस दे दिया। सूरत में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना धंधा शुरू किया। और क्या धंधा शुरू किया? लूट मार करने का। और वो लूट मार कैसे करते थे? जिस व्यापारी के घर में उनको पता चल जाए अच्छा खासा सोना है, बस उसी के घर में धावा बोलना। जैसे डकैती डालते हैं लोग, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग डकैती डाला करते थे। सैनिकों की फौज खड़ी की, एक एक घर में घुस गए, मारपीट किया, छीन छान के सोना ले आए, और वो सोना फिर यहां से जहाजों पर लाद लाद कर इंग्लैंड भेजा करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो 1750 में भारत आया था, और 1757 में उसने एक युद्ध लड़ा था प्लासी का। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैंने भारत के कलकत्ता नाम के शहर से जब लूट मार की तो इतना सोना चांदी इकट्ठा हुआ था, उसको लंदन लाने में 900 पानी के जहाज लगे। 900 पानी के जहाज, एक दो नहीं, 900 शिप्स। और जहाज बोल रहा हूं मैं, नाव नहीं बोल रहा हूं, जहाज। नाव और जहाज में अंतर होता है। एक जहाज उस जमाने में जो होता था उसमें 60 से 70 मीट्रिक टन माल आता था, और 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते। तो 900 पानी के जहाज भर के सोना चांदी लूटा था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे अंग्रेज अधिकारी जब आते थे तो वो ढूंढते थे कि भारत के किस शहर में ज्यादा सोना है, वहीं पे जाके पोस्टिंग करवाते थे और वहीं से लूटमार का धंधा शुरू करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे मुख्य काम था लूटमार। घरों में घिसकर लूट लेना, दुकानों में जाकर लूट लेना, किसी के महल में जाकर लूट लेना, छोटे छोटे राजाओं को लूट लेना, ये सब वो किया करते थे। लूट लूट कर यहां से पैसे इकट्ठे किया करते थे। और वो क्या क्या लूटते थे? हमारे देश का जो सोना चांदी था वो तो लूटते ही थे, इसके अलावा कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर होते थे ना, उनका कपड़ा लूट लेते थे। और कारीगर उनसे झगड़ा करें तो मारते थे, उनको गोली मारते थे, उनकी गर्दन काटते थे, हाथ काट देते थे, हाथ अंगूठे काट देते थे। तो कारीगरों से कपड़ा लूट लिया, व्यापारियों के घर में से सोने चांदी के सिक्के लूट लिए, फिर किसी के पास से कुछ लूट लिया, किसी के, और जो कुछ लूटते थे वो फोकट में मिला ना उनको, तो उसको ले जाके वो बेचते थे लंदन में, पेरिस में, दूसरे शहरों के बड़े बड़े बाजारों में। और उससे जो मुनाफा होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट माना जाता था। आपको सुन के ताज्जुब होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उनके खजाने में पैसे नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में दिवालिया कंपनी थी। दिवालिया आप समझते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, ठन ठन गोपाल, एक धेला नहीं खजाने में।
ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी कुछ ऐसे लुटेरों ने जो समुद्र के पानी के जहाजों को लूटने का काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई थी। इंग्लैंड के कुछ लुटेरे थे जिनको कहा जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो बड़े बड़े डॉन माफिया किस्म के लोग थे उस जमाने के। उन्होंने बनाई थी वो कंपनी। पैसे पास में थे नहीं, उसको ले आए वो भारत में और सीधे लूटमार करना शुरू कर दिया, तो पैसे आ गए। उस पैसे से फिर सारा खेल खेलना उन्होंने शुरू किया। पहले पैसे लूटे, फिर उस पैसे से उन्होंने सैनिक रखना शुरू किया, फिर सेना बढ़ गई तो और ज्यादा लूटमार करना शुरू किया। जहां जहां उनकी लूटमार होती थी, स्थानीय राजाओं के साथ उनका संघर्ष होता था, युद्ध होता था। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती थी, कभी कोई राजा जीत जाता था। जो राजा जीत जाता था वहां ईस्ट इंडिया कंपनी लूटमार नहीं कर पाती थी, और जहां का राजा हार गया बस पूरी जगह को वो लूटते थे। एक उदाहरण से बताता हूं। पंजाब हमारा एक बड़ा राज्य था उस जमाने में, 17वीं शताब्दी। पंजाब के एक राजा हुआ करते थे महाराजा रणजीत सिंह, नाम सुना आपने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में 10 बार लूटमार करने का प्रयास किया। हर बार महाराजा रणजीत सिंह की सेनाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, हर बार। जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब की तरफ गई, महाराजा रणजीत सिंह के सैनिक इतने शूरवीर और ताकतवर थे, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा। जब भी वो गए लूट मार कर, कभी जलंधर में, कभी कपूरथला में, कभी अमृतसर में, कभी लाहौर में। उस समय लाहौर जो था ना वो पंजाब का ही हिस्सा था, ये तो बंटवारे में पाकिस्तान चला गया। तो भारत के पंजाब राज्य में जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम रखा, महाराजा रणजीत सिंह ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया और हर बार अंग्रेजों को हरा के वहां से वापस भेजा। तो पंजाब को नहीं लूट पाते थे वो जल्दी। ऐसे ही हमारे मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में झांसी है ना, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी। उसके राज्य में जब भी अंग्रेजों ने कदम रखा लूटपाट करने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जबरदस्त संघर्ष किया उनके साथ और जल्दी अंग्रेज कामयाब नहीं हो पाए। आपको मालूम है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के राज्य में जब जब अंग्रेज लूटने के लिए गए, हर बार अंग्रेज पराजित होकर लौटे। एक बार झांसी की रानी के विश्वास पात्रों के गद्दारी से झांसी की रानी गिरफ्तार हुई और मारी गई। उसके पहले कभी लूट नहीं पाए अंग्रेज झांसी को। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक जबरदस्त रानी हुआ करती थी, कित्तूर चेन्नम्मा। बेलगाम है, कर्नाटक वाले यहां कुछ आए हैं, कर्नाटक में बेलगाम है। बेलगाम के पास एक छोटा सा गांव है कित्तूर, वहां उसका जन्म हुआ, इसलिए नाम पड़ गया कित्तूर चेन्नम्मा। दक्षिण भारत में गांव का नाम अपने नाम के साथ लिखने की परंपरा है। दक्षिण के जो नाम होते हैं ना, आपने सुना है HD देवेगौड़ा, तो एच माने हरदनहल्ली, हरदनहल्ली उसके गांव का नाम है, देवेगौड़ा का। गांव का नाम पहले लिखते हैं, अपना नाम बाद। तो कित्तूर चेन्नम्मा, कित्तूर गांव का नाम। कित्तूर चेन्नम्मा के राज्य में जब जब अंग्रेज गए लूटने के लिए, कभी कामयाब नहीं हो पाए, हर बार अंग्रेजों को हराया उसने। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक बड़ा प्रतापी राजा था हैदर अली। हैदर अली के राज्य में जब जब अंग्रेज गए लूटमार करने के लिए, कभी कामयाब नहीं हुए, हर बार हैदर अली ने हरा के भेजा उनको। तो भारत में कई शूरवीर राजा थे जो अंग्रेजों से टक्कर लेते थे, संघर्ष करते थे और उनको हराते थे। लेकिन कुछ कमजोर राजा भी थे जहां अंग्रेज कामयाब हो जाते थे। एक राज्य था हमारे यहां जयपुर, वहां का राजा बहुत ही कमजोर था, बहुत कमजोर था। इतना कमजोर था कि अंग्रेज एक चिट्ठी लिख के भेजें जयपुर के राजा को कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, तो वो राजा चुपचाप अंग्रेजों के घर दे के आता था। कभी उसने ये नहीं कहा कि नहीं दूंगा। वो कहता था कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा नहीं दूंगा तो अंग्रेज चढ़ाई कर देंगे, मेरा पूरा महल लूट के ले जाएंगे और उसमें तो बहुत चला जाएगा, तो अपने घर से ही ले जाके 1 करोड़ दे के आता था। अब अंग्रेज एक बार 1 करोड़ मांगते थे तो अगली बार कहते थे 10 करोड़ दे दो, तो फिर वो राजा जाता था 10 करोड़ दे के आता था। तो ऐसे कमजोर राजा भी थे इस देश में। जयपुर के, मैंने तो नाम लेके कह दिया, ऐसे कई कमजोर राजा थे, वो चुपचाप दे के आते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो धंधा चला इस देश में, वो इस तरह से चला।
लूट मार करके इस देश में से पैसा उन्होंने बनाना शुरू किया। जिस कंपनी के पास एक ढेला नहीं था उनके खजाने में, वो जब भारत आ गए और 10-15 साल उनका ये धंधा चल पड़ा लूट मार का, करोड़ों स्टर्लिंग पाउंड उनके खजाने में जमा हो गए। फिर जब बहुत पैसा उनको मिल गया